अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर जो है हम अपना पीएचपी को शुरू करने जा रहे हैं कि पीएचपी होती क्या है, पीएचपी के अंदर बेसिक कोडिंग किस तरह की जाती है। आज की क्लास के अंदर हम बेसिक्स ऑफ पीएचपी को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है डेटाबेस के ऊपर काम शुरू करेंगे कि मतलब पीएचपी जो है डेटाबेस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करती है, और हम कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाकर देखेंगे जिसके अंदर डेटाबेस के तमाम जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, यानी इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, डेटा को सिलेक्ट करना, ये तमाम काम हम इसके अंदर परफॉर्म करके देखें। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पीएचपी को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से हम ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ेंगे वो W3 स्कूल से ही पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने भी ज़्यादातर जो फोकस अपना रखना है वो W3 स्कूल के ऊपर ही रखना है। यहाँ से मैं पीएचपी इंट्रो के ऊपर जा रहा हूँ। देखो इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएचपी का जो कोड है वो सर्वर के ऊपर रन होता है। पीएचपी एक जो है सर्वर साइड लैंग्वेज है, और जो पीएचपी की फुल फॉर्म होती है वो इन्होंने यहाँ लिखी होगी। पीएचपी की जो फुल फॉर्म है, पीएचपी इज एन एक्रोनियम फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। यानी पहले जब पीएचपी नई नई आई थी तो उस वक्त इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी पर्सनल होम पेजेस, लेकिन फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो पीएचपी की फुल फॉर्म है वो ये चलती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पीएचपी जो है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जावा स्क्रिप्ट जो है आपके पास ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसके बारे में जब आप मतलब थ्योरी क्लास के अंदर सर साहब आपको मतलब पढ़ाएंगे, पीएचपी को शुरू करेंगे, तो उस वक्त आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसकी थ्योरी सर साहब वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मैं भी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर कोडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि पीएचपी जो है एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, और इसका जितना भी कोड हमारे पास होता है वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। पीएचपी को पढ़ने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए एचटीएमएल की, सीएसएस की और जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बहुत डिटेल में ना भी आती हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एचटीएमएल और सीएसएस के ऊपर आपको काम आना चाहिए। इसके बाद ही आप पीएचपी पे काम कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों के बारे में आइडिया नहीं है तो आप पीएचपी को कभी भी नहीं सीख सकते। पीएचपी की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है। और पीएचपी को अब इंस्टॉल करने का क्या तरीका होता है, देखें सिंपली आप एक वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, बल्कि गूगल के ऊपर ही आप यहाँ पर लिख दें जैम्प। ठीक है, जैम्प एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर पीएचपी से रिलेटेड काफी जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर होती हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। और ये आपको पहला लिंक मिलेगा apache-friends.org। यहाँ से आप जैम्प को जो है डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे जैम्प को, मतलब जैम्प फॉर विंडोज। यहाँ से जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की एक फाइल आ जाएगी। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको आपने स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तकरीबन 5 मिनट शायद आपके ले ले इंस्टॉल होने में, 5 से 10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखें ये शुरू में आपको वार्निंग देगा, इसको ओके कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करके यहाँ पर फिर ये पूछेगा आपको क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। तो फिलहाल के लिए भले आप सब पे चेक लगा कर छोड़ दें, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं इनके ऊपर लाजमी आपका चेक होना चाहिए। ये आपका अपाची के ऊपर, यहाँ से माइस्क्यूएल के ऊपर, इन दोनों के ऊपर लाजमी चेक होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये पीएचपी पर भी लाजमी चेक होना चाहिए, प्लस में ये पीएचपी माई एडमिन, हाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप फिलहाल किसी पर से भी चेक नहीं हटाइएगा, इसको एज इट इज रख कर नेक्स्ट कर दें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप जैम्प को कहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी जैम्प इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप फोल्डर जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस जगह पर अपने जैम्प को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सी में जैम्प के फोल्डर के अंदर इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम से फोल्डर बना देगा और उसके अंदर आपके जैम्प को जो है इंस्टॉल कर देगा। मेरे पास ऑलरेडी जैम्प इंस्टॉल्ड है, बस आप यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो हमारा नॉर्मल इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, और ये जब कंप्लीट हो जाएगा इस जगह पर जाकर आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर अपना मतलब ये दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से अबॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो है सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, बल्कि मैंने इसको अपना ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ई ड्राइव में मेरे पास एक फोल्डर है प्रोजेक्ट के नाम से, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो इसके अंदर जो है मेरा जैम्प जो है इंस्टॉल हो चुका है
सक्सेसफुली इस फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब जब आप XAMPP को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको XAMPP को फिर स्टार्ट करना होता है। तो मैं अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने XAMPP टाइप किया, ठीक है। XAMPP टाइप किया तो मेरे पास XAMPP का कंट्रोल पैनल आ जाता है इंस्टॉल होने के बाद। तो आप XAMPP का कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की विंडो आपको नजर आएगी। यहाँ से आपने क्या करना है, जब आप इसको पहली दफा खोलेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ रहा होगा। अपाची और MySQL जो है आपका ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टॉप होगा बेसिकली तो आपने क्या करना होगा, अपाची को यहाँ से और MySQL को स्टार्ट करना होगा। ये स्टार्ट हो गए हैं या नहीं हुए हैं इसको कैसे पता चलता है, अगर आपको ये पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाता है तो उसका मतलब है कि अपाची इस वक्त चल रहा है और MySQL भी चल रहा है। अगर यहाँ पर पोर्ट नंबर लिखा हुआ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि अपाची और MySQL स्टॉप है। जब ये दोनों स्टॉप होंगे तो आप PHP पर काम नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर इन दोनों को शुरू के अंदर स्टार्ट करना लाजमी है। आप यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पोर्ट नंबर्स जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको भले आप कट कर दें या यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दें, एक ही बात है। ये बैकग्राउंड के अंदर चलता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया तो ये बैकग्राउंड के अंदर जो है हमारा XAMPP कंट्रोल पैनल जो है यहाँ पर चल रहा है। इस पर मैं दोबारा डबल क्लिक करके इसको यहाँ से लेकर आ सकता हूँ। इसको परमानेंट बंद करना है अगर आपको XAMPP को, तो यहाँ पर क्विट का बटन होता है, इस क्विट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपाची और MySQL दोनों ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे और ये परमानेंटली आपके पास बंद हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कट करने से XAMPP जो है बंद नहीं होता बल्कि वो बैकग्राउंड के अंदर चलता रहता है। तो जब आपने XAMPP को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है और अपाची को और MySQL को स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद आप अपना PHP पर काम कर सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, अगर ये दोनों बंद हैं तो आपका जो भी काम वगैरह, अच्छा MySQL जो है डेटाबेस से काम होता है। आज की क्लास के अंदर हम डेटाबेस पे काम नहीं करेंगे, तो आज अगर ये MySQL बंद भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PHP का जितना भी कोड होता है वो अपाची सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो अपाची का खुला हुआ होना जरूरी है आज की क्लास के लिए। लेकिन जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे तो इस वक्त MySQL भी यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली आप दोनों को हमेशा स्टार्ट ही रखिएगा जब भी आपको काम करना हो। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, देखो जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने ये वेबसाइट बनाई थी अपनी CS4 के नाम से, जो अभी तक हम पिछले क्लासेस के अंदर देख रहे हैं। एक फोल्डर हमने बनाया था, इस फोल्डर के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो भी मतलब फाइल्स वगैरह चाहिए थी वो इसके अंदर हमारे पास रखी हुई थी। तो अब जो हम वेबसाइट बनाएंगे अपनी PHP की, वो हम एक फोल्डर बनाएंगे। उस फोल्डर के वहाँ जहाँ पर आपने अपना XAMPP को इंस्टॉल किया, जैसे मेरा E ड्राइव के अंदर प्रोजेक्ट्स के फोल्डर के अंदर मैंने अपना XAMPP जो है इंस्टॉल किया। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने XAMPP इंस्टॉल किया। अगर आपने इसको C ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो आपको C ड्राइव के अंदर जहाँ पर आपका XAMPP का फोल्डर होगा, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ से आप XAMPP के फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फोल्डर है जिसका नाम है htdocs। दूसरे भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोल्डर होते हैं, लेकिन फिलहाल बिगिनर लेवल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट को रखेंगे, वो फोल्डर है हमारे पास htdocs। इस फोल्डर के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाएंगे। जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप के ऊपर आपको फोल्डर दिखाया है CS4 के नाम से। अब जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ SUCM, सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस मिरबो खास, ठीक है। SUCM के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया, यानी ये मेरी वेबसाइट का नाम है, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो इसी नाम के साथ चलेगी, ठीक है। तो अब ये SUCM के नाम से मैंने एक फोल्डर बना दिया है, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं वो htdocs के फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने htdocs से बाहर बना दिए या किसी और जगह पर बना दिए तो आपके सर्वर को पता नहीं चलेगा कि आप किस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जो जिस तरह हमने ये फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर बनाया था, अब आपको ये फोल्डर डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, बल्कि आपने अपने फोल्डर को htdocs वाले फोल्डर के अंदर रखना है। और अब जो भी काम हम वहाँ पे कर रहे थे, जैसे यहाँ पर ये तमाम की तमाम हमने फाइल्स लगाई थी, हमने CSS का फोल्डर बनाया था, JS का फोल्डर बनाया था, इनको लिंक करवाया था अपने HTML के फाइल के साथ, वो तमाम का तमाम काम आप जो है
इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर करेंगे, SCCM के अंदर, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो अब SCCM के अंदर ही यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ तक तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या देखा है, PHP है क्या, ये एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, PHP को इंस्टॉल करने के लिए आपको XAMPP इंस्टॉल करना पड़ता है। XAMPP के अंदर आपको अपाची और MySQL को स्टार्ट करना होगा। इसके अलावा जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उस वेबसाइट को आपने htdocs फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर रखना है, और इसका नाम आपको याद होना चाहिए कि इसका नाम आपने क्या रखा है। ठीक है, अब आप आ जाते हैं यहाँ पर, आप एक दफा फिर देखें, ये आपका कंट्रोल पैनल में अपाचे और MySQL स्टार्ट होना चाहिए। इसको स्टार्ट करने के बाद आप अपने गूगल क्रोम पर आए, यहाँ पर न्यू टैब लेकर आपको सिंपली लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखकर आप एंटर करें तो आपको ये चीज दिख जाएगी। इस पर्टिकुलर ये पेज आपके पास सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब आपके पास XAMPP और अपाची और MySQL जो है मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपका XAMPP सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है तो ये पेज आपको कभी भी नहीं दिखेगा। अगर आपको ये पेज दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका XAMPP और जो PHP आपने इंस्टॉल की है वो सक्सेसफुली आपके मतलब पीसी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। क्या किया है मैंने, सिंपली यहाँ आकर लोकल होस्ट लिख कर देखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से आप PHP का वर्जन देखना चाह रहे हैं कि PHP का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, तो PHP इन्फो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर PHP का वर्जन 8.0 जो है मुझे दिखा रहा है कि आपने PHP का जो 8.0 वर्जन है वो इंस्टॉल किया है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी तक मैंने जो है क्या किया है। और जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे तो फिर उस वक्त हमें PHP माई एडमिन के अंदर जाना होता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी यहाँ नहीं जा रहा हूँ। जब हम डेटाबेस के ऊपर काम शुरू करेंगे तब हम PHP माई एडमिन के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। ये htdocs के फोल्डर में अभी जो मैंने SCCM का फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर के अंदर मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट पे ऑन करता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल S करके यहाँ पर एक फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ। देखें अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं किसी और जगह हूँ, अभी D में हूँ मैं। तो मैं यहाँ से E में जाता हूँ, प्रोजेक्ट, यहाँ पे XAMPP जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर htdocs। ठीक है, htdocs के अंदर मेरा ये वाली मेरी वेबसाइट है, इसके अंदर ही मुझे अपनी फाइल बनानी है, तो मैं SCCM के अंदर जाऊंगा। अब हम क्या करते थे, यहाँ पर अपनी फाइल को सेव करते थे index.html के नाम से, लेकिन जब आप PHP पे काम करेंगे तो आप अपनी फाइल की जो फाइल टाइप है, जो एक्सटेंशन है, वो आप यहाँ पर PHP रखेंगे। अब आप HTML यहाँ नहीं रख सकते, और यहाँ पर जो है आपको फाइल का जो नाम है वो रखना होगा .php। .html हम यहाँ पर नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आप .html रखेंगे तो PHP का जो भी आप कोड करेंगे उस फाइल के अंदर वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर हमेशा .php ही एक्सटेंशन रखनी है जब भी आपको PHP का काम इस पेज के अंदर करना हो। तो index.php मैंने लिखकर यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, अब ये index.php मेरे पास सेव हो चुकी है। मैं यहाँ पर सिंपली HTML का जो भी हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी आप .php के नाम से फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जिस तरह आप पहले काम कर रही थी .html एक्सटेंशन के साथ, उसी तरह HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों की तीनों लैंग्वेजेस .php के अंदर भी वैसे ही काम करती हैं। और .php एक्सटेंशन से अब हमें फायदा क्या हो गया है कि इन तीनों लैंग्वेजेस के अलावा अब हम PHP का कोड भी इस फाइल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो .php हमें HTML और CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके साथ साथ PHP की भी सपोर्ट दे रही होती है कि हम इन चारों लैंग्वेजेस को सेम पेज के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मैं सिंपली जैसे हम h1 लिखते थे, माय PHP वेब, ये लिखकर मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया है। ठीक है, ये डॉट यहाँ से चला गया। अब यहाँ से हम क्या करते थे पहले कि हम यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करते थे, लेकिन अब देखें यहाँ पर ओपन इन ब्राउजर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबलाइम को भी पता है कि ये .php फाइल है और .php फाइल को हम डायरेक्टली ओपन इन ब्राउजर कर ही नहीं सकते, इसको हमें सर्वर के ऊपर जो है लोड करना होता है। तो अब उसका तरीका क्या है, आप अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ से जो है न्यू टैब को आप ओपन करेंगे। न्यू टैब में आपको लिखना होगा लोकल होस्ट, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाकर
htdocs में जो आपने फोल्डर का नाम रखा था, मैंने अपने फोल्डर का नाम रखा था sucm, ठीक है, sucm फोल्डर का नाम, उसके अंदर आप किस फाइल को चलाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा index.php, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाया और फिर उस फोल्डर का नाम लिखा है जो htdocs के अंदर हमने फोल्डर रखा था। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाकर उस फाइल का नाम लिखा जो फाइल हमने उसके अंदर बनाई है index.php, और अब हम करते हैं यहाँ पर एंटर। एंटर मैंने किया तो देखो माय PHP वेब जो है ये हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है, जो अभी हमने हेडिंग यहाँ पर दी थी सिंपली। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये नाम मैंने आपको बताया था कि हम जब भी अपना होम पेज बनाते हैं तो इसका नाम जो है इंडेक्स हम रखते हैं। इंडेक्स के अलावा भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे home.php, about.php, contact.php, आप जो चाहे नाम रख सकते हैं। लेकिन ये रेकमेंडेड है कि जब जो भी आपकी वेबसाइट का होम पेज होगा उसको आप इंडेक्स ही नाम देंगे। इंडेक्स नाम देने से क्या होता है, सर्वर को पता होता है कि जब भी अगर अब देखो मैं लोकल होस्ट लिखकर sucm जो मेरा फोल्डर का नाम है इसको मैं डायरेक्टली एंटर करूंगा। इसको जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो इसने मुझे वही index.php फाइल को ही खोल कर दिया है। तो हमारा जो भी सर्वर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस सर्वर को पता है, इस केस में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपाची सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपाची सर्वर को ऑलरेडी पता है कि उससे index.php को ही एक्सेस करना है। तो जब मैंने फोल्डर का नाम लिखकर यहाँ पर एंटर किया तो इसने जो हमारा सर्वर है उसने क्या किया कि sucm के अंदर जो index.php फाइल थी उसी को यहाँ पर डायरेक्टली लोड कर दिया है, ठीक है। तो index.php आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होनी चाहिए मेन फोल्डर के अंदर। जैसे ही आप इस फोल्डर का नाम लिखकर यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका जो वेब सर्वर है वो डायरेक्टली इंडेक्स फाइल को ही एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास index.php के नाम से कोई फाइल अवेलेबल ना हो तो फिर वो इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता, फिर आपको यहाँ पर कोई और चीज नजर आएगी। तो होपफुली index.php क्या है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि हमारा जो बेसिक मतलब PHP को किस तरह हम इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम PHP के पेज को एक्सेस करते हैं, ये बात हमने कर ली। अब PHP का कोड किस तरह लिखना है, देखो PHP का कोड लिखने के लिए आप अपने HTML के अंदर कहीं पर भी PHP का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो HTML के टैग से बाहर भी PHP का कोड कर सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली तौर पर। तो PHP का कोड लिखने के लिए सबसे पहले आप एंगुलर ब्रैकेट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं PHP, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, और इसको एंड करने के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगाकर एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ये इसका एंडिंग टैग है। PHP का कोड आप जो भी करेंगे वो इस स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर ही करेंगे। शुरू में आप एंगुलर ब्रैकेट लगाकर PHP लिखेंगे और जब आप इसको एंड करेंगे तो इसके अंदर आप एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क लगाकर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, तो ये आपका PHP का टैग बन गया। अब इसके अंदर आप जो कुछ भी प्रिंट करेंगे PHP के अंदर, जैसे आपको पता होगा कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक प्रिंट करने की स्टेटमेंट होती है। जैसे C++ में हमारे पास जो है सी आउट होती है, और मतलब C# में कंसोल डॉट राइट लाइन होती है, इस तरह करके। तो PHP के अंदर जो हमारे पास मतलब प्रिंट करने की स्टेटमेंट है वो हमारे पास है एको, ठीक है। एको लिखेंगे और इसके बाद जो कुछ भी हमें प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड लिख के मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और मैं आकर अपने वेब पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा होगा ये हेलो वर्ल्ड आपके सामने लिखा हुआ आ गया, जो अभी मैंने यहाँ पर एको किया था। एको जो है हमारे पास PHP के अंदर ये प्रिंट करने की स्टेटमेंट है। अच्छा, अब PHP के टैग के अंदर आप डायरेक्टली इस तरह नहीं कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर H1 लिखा और H1 को आप यहाँ पर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। PHP के अंदर आप जो भी मतलब काम कर रहे हैं वो करने का, आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा पर्पल कलर में नजर आ रहा है, तो ये तरीका सही नहीं है कि आप डायरेक्टली PHP के अंदर अपने मतलब HTML के टैग्स को इस्तेमाल करें। अगर आपने PHP के टैग के अंदर HTML के टैग का इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल आप PHP के टैग के अंदर ये हेलो वर्ल्ड जो है इसको हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो आपको एको की कमांड के अंदर ही यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर ही अपना जो HTML का टैग है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा।
ठीक है, मैंने इसको सेव किया। H1 के टैग के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसको मैं सेव कर चुका हूँ। और यहाँ आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है मेरा ये एक हेडिंग का टैग बन गया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाता हूँ, जो हमारे पास नॉर्मल तरीका है स्टाइल को लगाने का। अच्छा, मैं यहाँ पर अब डबल कोटेशन बाहर लगा चुका हूँ तो अंदर मुझे फिर सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं डबल कोटेशन लगाऊंगा तो जो ये इंटरप्रेटर है हमारा ये कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब ये डबल कोटेशन यहाँ एंड हो रही है, तो अंदर मुझे यहाँ पर सिंगल कोट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसको अगर रेड किया, इसको यहाँ सेव करके मैं यहाँ आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास CSS भी यहाँ पर एग्जैक्टली काम कर रही है। और ऑब्वियसली ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको तरीका समझा रहा हूँ कि अगर आपको कभी PHP के टैग के अंदर कोई HTML का टैग इस्तेमाल करना हो तो वो आप एको की कमांड के अंदर डबल कोटेशन के अंदर ही लिखेंगे, अदरवाइज वो जो आप जो भी टैग्स वगैरह लगा रहे हैं वो इसके अंदर यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि PHP को इंस्टॉल कैसे करना है, PHP को आप एक्सेस कैसे करेंगे अपने वेब ब्राउजर के अंदर, और PHP के अंदर आप कोई चीज अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको पूरे के पूरे ये HTML के टैग से बाहर की तरफ ही लिख दूं या आप ये कंसिडर करें कि हमारे पास यहाँ पर कोई HTML है ही नहीं थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ हमने PHP का एको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है और यहाँ आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तब भी हमारे पास PHP का टैग काम करेगा, क्योंकि PHP के लिए हमें HTML की जरूरत नहीं है। हम प्योर PHP का काम भी यहाँ पर अपने वेब पेज के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हम PHP के टैग को HTML के साथ किस तरह मर्ज करते हैं PHP के अंदर, और कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं। इसके लिए हम चलते हैं फिर यहाँ पर W3 स्कूल के ऊपर। W3 स्कूल के ऊपर यहाँ पर अब PHP की फाइल एक्सटेंशन आपको .php लिखनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये लाइन पढ़ सकते हैं कि PHP फाइल्स कैन कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड। यानी PHP की जो फाइल आप बनाते हैं उसके अंदर आप HTML भी, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP का कोड ये आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर यहाँ पर इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सिंटैक्स की हम बात करें तो सिंटैक्स भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि PHP का आप स्टार्टिंग टैग लगाते हैं फिर एंडिंग टैग लगाते हैं इस तरह। उसके बाद कमेंट्स की हम बात करें तो कमेंट्स भी आपको पता होंगे कि कमेंट हम क्या करते हैं। अच्छा, PHP के अंदर दो तरीके की सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक तो आप 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो हमारा नॉर्मल तरीका वो, या आप किसी भी लाइन से पहले हैश का सिंबल अगर लगा दें तो वो लाइन भी यहाँ पर फिर कमेंट हो जाती है। तो PHP के अंदर सिंगल लाइन कमेंट करने के दो तरीके हैं। इसके अलावा मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हमारे पास वही तरीका है कि आप फॉरवर्ड स्लैश लगाकर स्टार लगाते हैं, उसके बाद लाइंस लिखते हैं और स्टार लगाकर फॉरवर्ड स्लैश दोबारा लगा देते हैं, तो ये तीनों चारों लाइंस जो है आपके पास कमेंट हो जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल के बगैर पूरी नहीं होती है। तो अब PHP के अंदर जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं, इन PHP अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद डॉलर साइन। इसके तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं डॉलर साइन के साथ इस्तेमाल स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ से इस एको को हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं। जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसके लिए आपने दिमाग में रखना है कि आप हमेशा डॉलर का साइन लगाएंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लगाकर उसकी आप वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देंगे और आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, PHP जो है एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, ये इन्होंने यहाँ लिखा होगा नीचे कहीं पर। हाँ, ये नीचे है। चलो अभी हम आते हैं यहाँ पर। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक एक्स के नाम से वेरिएबल बनाया, एक्स के नाम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, और ये जो वेरिएबल है इसको अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली लिखूंगा एको और डॉलर लगाकर एक्स यहाँ पर लिखकर ये कर दूंगा। पहले मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था तो उसको डबल कोटेशन में रखा था, लेकिन अब डबल कोटेशन में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। यहाँ आकर मैंने अपनी जो भी ये मेरी जो फाइल थी इसको मैं सॉरी ये वाली फाइल थी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 10 जो है ये लिखा हुआ आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। या मेरे पास 10 जो है लिखा हुआ आ गया वेरिएबल की वैल्यू। इसी तरह अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हों, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और ये y
मैं इसकी नाम रख देता हूँ y, और इन दोनों को मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो है यहाँ पर प्लस हो जाएं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का सिंबल लगाकर डॉलर y में लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, 10 + 10 हमारे पास जो है 20 आंसर आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब W3 स्कूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल स्टार्ट विद $साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके कुछ रूल्स वगैरह भी हैं, या आप पढ़ लीजिएगा। नॉर्मल वही रूल्स हैं जो हमारे पास वेरिएबल्स वगैरह के होते हैं, हमने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी ये चीजें देखी थी। बस इसमें फर्क ये है कि पीएचपी के जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे वो $साइन के साथ ही स्टार्ट होंगे। फिर इसके बाद आप एक वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर अब नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है डबल कोटेशन में, और उसको प्रिंट इन्होंने किस तरह किया है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लाकर मैं इसको पूरे को पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, देखो इन्होंने एक $txt के नाम से वेरिएबल बनाया है। इसके अंदर इन्होंने वैल्यू रखी है w3schools.com। ठीक है, अब एको के अंदर उन्होंने क्या किया है, आई लव और यहाँ पर $txt इन्होंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पर w3schools.com ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डबल कोटेशन के अंदर ही ये लिख रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ आकर जो है अपने पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आई लव यहाँ लिखा हुआ आया, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ तक, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू आई है $txt के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं PHP इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज से मुराद ये होता है कि आपको वेरिएबल जब भी आप बनाते हैं उनकी डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन नहीं करनी पड़ती। अगर आपने C# पर या C++ पर, जावा पर काम किया हो तो आपको पता होगा कि जितने भी वेरिएबल्स आप बनाते हैं, उन वेरिएबल्स को बनाने से पहले आपको उनकी टाइप डिफाइन करनी होती है। जैसे इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल आप बना रहे हैं तो आपको पहले स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। लेकिन पीएचपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएचपी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। जिन लैंग्वेजेस के अंदर आपको टाइप डिफाइन करनी होती है उन मतलब लैंग्वेजेस को आप कहते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस। वो उसके अंदर रेकमेंड ये किया जा रहा होता है कि जो भी वेरिएबल आप बनाएंगे उनके पहले आप टाइप को डिफाइन करेंगे। लेकिन पीएचपी एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं, जैसे आपने $txt बनाया, अब जो वैल्यू इसको असाइन की जाएगी ये वेरिएबल उस टाइप का ऑटोमेटिकली बन जाएगा। यानी जब आप इसको डबल कोटेशन में वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाएगा खुद ही। जो इंटरप्रेटर है जो इसको इस्तेमाल करेगा उसको ऑलरेडी पता है कि ये जो वेरिएबल है ये अब इंटीजर टाइप का हो गया। जैसे ही इसमें 10 वैल्यू जाएगी तो ये इसको इंटीजर वेरिएबल कंसिडर करेगा। अगर हम इसको यहाँ पर 10.5 कर दें तो फिर ये इसको फ्लोट कंसिडर करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ तो फिर ये इसको बूल कंसिडर करेगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी कि लूजली टाइप्ड और स्ट्रांगली टाइप के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये जो है हमारे पास एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। एको के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डेटा टाइप्स बेसिकली अब हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है। एरे को भी एक डेटा टाइप कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर अगर आप जाएं और ऑब्जेक्ट बनाकर पीएचपी में काम कर रहे हैं तो उसको भी ये डेटा टाइप कंसिडर करते हैं, नल को और रिसोर्स को। ये तीन चीजें तो हम अपने इस कोर्स के अंदर शायद इससे जगह तक हम पहुंच भी ना पाए क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस टॉपिक होते हैं। हम इन डेटा टाइप के साथ जरूर काम करेंगे, डिफरेंट एरियाज के ऊपर काम करेंगे। बुलियन मतलब क्या होते हैं ये भी जब हम इफ एल्स और जब कंडीशंस के ऊपर आएंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास जो है पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, इंटीजर, नॉर्मल नंबर्स, स्ट्रिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। लेकिन हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है पीएचपी में, क्योंकि ये एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। ये डेटा टाइप वो ऑटोमेटिकली खुद से मतलब ये मतलब परसीव कर लेता है कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का होगा। हमें अलग से डेटा टाइप को डिफाइन करने की इसके अंदर जरूरत नहीं होती है पीएचपी में। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये तमाम चीजें समझ में आ चुकी होंगी। मेरे ख्याल में अभी तक इतना ही रखते हैं। और सिंपली अभी इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है,
XAMPP को इंस्टॉल किया, PHP का वर्जन कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको बताया लोकल होस्ट लिखकर। और इसके अलावा मतलब जहां आपने XAMPP को इंस्टॉल किया है वहां पर htdocs के फोल्डर में आपको अपनी वेबसाइट का फोल्डर बनाना होगा। उस फोल्डर के अंदर आपको index.php के नाम से फाइल बनानी होगी और अपने वेब ब्राउजर के अंदर आकर यहाँ पर जो भी आप फाइल बनाई है लोकल होस्ट लिखकर उस पर्टिकुलर फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस नाम से आपने अपनी वेबसाइट बनाई है और आपका index.php फाइल जो है यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी तक हमने PHP का बेसिक सिंटैक्स देखा है। ठीक है, PHP को हमने HTML के टैग के अंदर डाल के देखा है, कमेंट्स, वेरिएबल्स, प्रिंट की कमांड्स और डेटा टाइप्स तक हम देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मतलब कुछ एडवांस चीजें जैसे इफ एल्स हुआ, स्विच, लूप, फंक्शंस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज एरेज को हम देखेंगे, क्योंकि जब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें डेटाबेस से एरे ही रिटर्न हो रहा होता है। उन एरेज को किस तरह डील करना है, कितने टाइप्स के एरे हमारे पास PHP के अंदर अवेलेबल होते हैं, ये तमाम चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो फिर वो क्वेश्चन कर सकता है।